वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के साथ ही साथ एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। ये भी 2023 की जो है जारी हो चुकी है, जो कि अप्रैल में आई थी। इन दोनों रिपोर्ट में अंतर क्या है, यानी एक तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसा कि मैंने अभी बोला, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इसका ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आता है। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है, पहली चीज ये समझनी है। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, इसके मीनिंग को समझना है। और साथ ही साथ एक आउटलुक आता है, एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, और ये आउटलुक क्या है और इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, दोनों एक है या अलग अलग हैं, इसको समझना है। भारत में ये जो एनर्जी ट्रांजिशन हुआ है उसकी क्या भारत में रैंकिंग है, और साथ ही साथ इसका जीएस पेपर 3 से किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ये भी हमको समझना है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट का पूरा पेपर है उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ पावर जनरेशन से जो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में जो इंटरनल प्रोडक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या महत्व है, वहां से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो जीएस पेपर 3 में भी हम इसको देख सकते हैं, साथ ही साथ इसको हम एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इंटरव्यू में भी इसका जो है, किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं या आप यूपीएससी है, स्टेट टीसीएस है, या जहां पर भी इंटरव्यू है, अगर एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न बन जाता है तो निश्चित रूप से आपको इसका आंसर अपडेटेड होकर के देने में आसानी होगी। हाँ, आइए अब इस रिपोर्ट को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने 2023 की रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया और सिंगापुर दो मात्र ऐसी मेजर इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने ट्रांजिशन मोमेंटम, यानी जो ट्रांजिशन है उसका मोमेंटम आवेग को बनाए रखा है, सस्टेनेबिलिटी बनाए रखी है, एनर्जी सिक्योरिटी, इक्विटी और बैलेंस वे में। यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के विषय में तो आपको जानकारी है, हम एनर्जी सिक्योरिटी और इक्विटी को भी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इक्विटी क्या है, ये जानना भी आवश्यक है। और इस रिपोर्ट का जो पर्पस होता है, यानी जो ग्लोबल ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आता है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका उद्देश्य जो है वो क्या है, सेविंग द प्लेनेट की, यानी अर्थ की जो है अपनी सुरक्षा करना है। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके संदर्भ में इस रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। और इसी के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो इसका उद्देश्य है ताकि अपने हम क्लाइमेट, जो हमारा प्लेनेट है, उसको क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो नकारात्मक परिवर्तन है उनको कम करके उसको बेहतर बनाए रख सकें, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखें। लेकिन एक रिपोर्ट और आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। ये आउटलुक क्या है, देखिए आउटलुक को IRENA जारी करता है, और ये IRA क्या, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये जो है इसको जारी करती है। और इसका जो उद्देश्य है वो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक हमें उन टेक्नोलॉजीज को लागू करना है, उस तरीके के हमें स्टेप्स लेने हैं ताकि 2050 तक हम जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड था वहां पर जाकर के 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रिड्यूस कर सकें। यानी जो हम जीवाश्म ईंधन से, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको कम कर, उसके जरिए से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें हम कितना परिवर्तन कर दें, 1.5 डिग्री सेल्सियस का। तो ये इसलिए रिपोर्ट जारी की जाती है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA। और इसका जो मुख्यालय है, ये ध्यान रखिएगा, वो आबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में है। और इसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और इस इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी IRENA जो है, ये बना कब था, ये 2009 में बना था। 26 जनवरी 2009 को बॉन जर्मनी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या करना है, 2030 तक क्या करना है, अचीव नेट जीरो एमिशन बाय मिड सेंचुरी। यानी हमें वो सारे टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल जो हमारे पास है, उन एडवांसमेंट को यूज करते हुए 2050 में जो लक्ष्य हमने रखा है नेट जीरो प्राप्त करने के लिए, जब एमिशन जो है हमारा नेट जीरो स्तर पर आएगा, उसके लिए 2030 तक जो प्रयास करने हैं, उसके लिए
ये आउटलुक जारी होता है। लेकिन जो हमारा इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है रैंकिंग देता है उन देशों की जो इसके सदस्य हैं, जिन्होंने इस दिशा में कार्य किया है ताकि वो 2050 तक वो नेट जीरो की दिशा में जो उन्होंने प्रयास किए हैं वो कितने उन्होंने किए हैं और वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं उस एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यह है कि हम जो एनर्जी का, यानी जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसमें एक शिफ्ट लाना है, एक परिवर्तन लाना है। जो एनर्जी का एक हमारा परंपरागत प्रोडक्शन का तरीका रहा है, जो कि फॉसिल बेस्ड है, यानी जीवाश्म ईंधन पे है, जिसमें हम कोल को ज्यादा प्रयोग करते हैं, उससे शिफ्ट करते हुए हमको कहाँ लाना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे लाना है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या हैं, जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई और लिथियम आयन बैटरीज हो गई। और अभी लिथियम आयन बैटरीज की दिशा में भारत में उल्लेखनीय जो है एक प्रगति हुई है, और हमें जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ राजस्थान में जो है लिथियम के कुछ बड़े रिजर्व्स मिले हैं, जिन्हें विश्व के सबसे बड़े रिजर्वों में से एक माना जा रहा है। तो ये भी भारत की जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को इम्प्रूव करेगा आने वाले समय में। और भारत ने जो 2070 के आसपास अपना नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, उसे प्राप्त करने में भारत को काफी सुगमता होगी। फिर एनर्जी इक्विटी को भी समझ लेते हैं कि एनर्जी इक्विटी के, क्योंकि ये रिपोर्ट इस पर भी चर्चा करती है। एनर्जी इक्विटी ये है कि जो डिसएडवांटेज, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको जो ऐतिहासिक रूप से मार्जिनलाइज्ड है, वंचित हैं, वो उनके पास पोल्यूशन है, वो ओवरबर्डन बाय पोल्यूशन है, अंडर इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप सब सहारा एरिया में जाएंगे तो इस तरह का एनर्जी नहीं है। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू एनर्जी इफिशिएंट हाउसिंग है, यानी ऐसे हमारे पास मकान नहीं है, भवन नहीं है जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो। ट्रांसपोर्टेशन ऐसे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज क्या करते हैं, डीजल यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्लीन एनर्जी के सोर्सेज नहीं है, कि जिसमें सबसे बेस्ट जो है हाइड्रोजन है। तो उस दिशा में इनके पास कमी है। तो एनर्जी इक्विटी इन देशों को प्राप्त करानी है। और चूंकि विकसित देश इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो विकसित देशों के कंपैरिजन में जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, वो उनको इस तरीके की इक्विटी प्रदान करके हम जो है क्या प्राप्त कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, कि अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस, यानी लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, यानी जिस मूल्य को वो वहन कर सकते हैं, जो उनकी आर्थिक क्षमता के अंदर आता है, उन्हें बिना बाधित जो है लगातार एनर्जी मिले। क्योंकि एनर्जी की अगर कमी होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर हम वहीं लौटेंगे, कहां, जहां पर हम ज्यादा जो है जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करेंगे, लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कोयले का किया जाएगा, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम उनको एक क्लीन ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करें, अनइंटरप्टेड प्रोवाइड करें, जिससे और अफोर्डेबल प्राइस पे करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी है। अब अगर टेक्नोलॉजी महंगी है और तो कास्ट ज्यादा हो जाएगी, और कास्ट ज्यादा होगी तो ग्रीन एनर्जी जो है वो कास्ट ज्यादा होने से महंगी होगी, जिसको गरीब वंचित वर्ग जो है हिस्टोरिकली वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी दिशा में उनको हमें अफोर्डेबल प्राइस पर उन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हुए ग्रीन एनर्जी को प्रोवाइड कराना है, जो उन्हें अनइंटरप्टेड रूप से मिलती रहे। फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत आवश्यक है, जो कि इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण अंग है, कि एबिलिटी टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखना है। वही क्या है, सस्टेनेबिलिटी है। पहला पॉइंट इसमें सस्टेनेबिलिटी में ध्यान रखना है कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बना रहे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम काउंटर कर सकें। और फिर जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंजर्व करना है, नेचुरल तरीके से करना है, और इस तरीके से यूज करना है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका प्रयोग कर सकें। ऐसा ना हो कि सारा रिसोर्स वर्तमान पीढ़ी या आने वाली कुछ एक पीढ़ियां जो है प्रयोग करके समाप्त कर दें, और फिर आने वाली जनरेशन के पास वो नेचुरल रिसोर्स
उपलब्ध ही ना हो और जिसके चलते मानवीय जो सभ्यता है उसके सामने एक संकट खड़ा हो जाता है, तो उस संकट से बचाने के लिए भी हमें जो है एनर्जी सिक्योरिटी को प्राप्त करना है और इस एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमको बढ़ना है और उसी के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये इंडेक्स कौन जारी कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये भी चीज मेंशन की गई है कि जो पॉलिटिकल जो वॉलिटिलिटीज हैं, जैसे कि यूक्रेन रशिया वार चल रही है, इस रशिया यूक्रेन वार के चलते जो है दुनिया में गैस की जो सप्लाई हो रही थी रशिया से यूरोप की तरफ, उसके चलते एनर्जी क्राइसिस डेवलप हुआ है। दुनिया भर में जो है क्रूड ऑयल की मांग बढ़ी है और साथ ही साथ फॉसिल्स बेस्ड जो कोल एनर्जी थी यूरोप में बिल्कुल नहीं था, इस तरीके का बहुत कम उनका आउटपुट था, वो बढ़ने की संभावना बढ़ी है। तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है क्योंकि 2030 तक हमको जो है इस दिशा में कार्य करना है और ये हमारा एसडीजी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो उससे पहले करना है, तभी हम मिड सेंचुरी तक जाकर के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये रिपोर्ट अभी आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग की गई है वो 67 की गई है और स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। तो सबसे पहली चीज ये है सॉरी कि इंडिया की जो रैंक है वो 67th है। स्वीडन जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर है और उसके बाद डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है टॉप 5 में। और अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया की रैंक की बात करें, जिसे मैंने बताया है कि ये 67 है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत में जो राजनीतिक नेतृत्व क्षमता रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके चलते भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है। और अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें, जिसको कि भारत 2023 में होस्ट भी कर रहा है सितंबर में, उसमें सिर्फ फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसने इस इंडेक्स में अपना स्थान बनाया है। बाकी जर्मनी, यूएस और यूके ये सब आउट ऑफ 10 है। जर्मनी की रैंकिंग 11 है, यूएस की 12th है और यूके की 13th है। तो सिर्फ फ्रांस एक ऐसा देश है G20 का जो इस रिपोर्ट में है जिसने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई, टॉप 5 में नहीं है। फिर अगर हम भारत की एनर्जी की बात करें तो देखिए भारत में जो एक कोल एनर्जी है और उसमें उसका जो शेयर है वो 49.1% आ गया है, लिग्नाइट का 1.6% है। ये फॉसिल्स एनर्जी फ्यूल की बात हो रही है। इस फॉसिल से ऑफ गैस की अगर बात की जाए तो 6% है, डीजल जो है 0.1% है। तो कुल मिलाकर के भारत में जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी में है उसमें 56.8% है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं राउंड फिगर में 60% प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल्स। और अगर हम नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो इसमें हाइड्रो पावर आ जाती है। हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन जो है भारत में 11.2% है। विंड, सोलर और अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो 30.2% है। फिर विंड को अगर हम सेपरेटली देखें तो 10.3%, सोलर 16.1% और फिर BM पावर, कोजेन और वेस्ट टू एनर्जी 0.1% है। स्मॉल हाइड्रो पावर 1.2% है। और कुल मिलाकर के न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए तो टोटल इंस्टॉल जो है वो 6780 मेगावाट है, जो कि टोटल कंट्रीब्यूशन करता है कितना, 1.6% का करता है। तो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल्स कितना भारत करता है, 43% कर रहा है। और ये भारत ने एक लंबी दिशा इस दिशा में ली है। और अगर हम 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उन्होंने जो समअप किया है उस समअप में ये मेंशन किया है कि भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें भारत की विंड पावर में दुनिया भर में चौथा स्थान है और सोलर पावर में 4th इन सोलर पावर और 4th इन विंड पावर, ये दोनों में भारत जो है कैपेसिटी में जो है वो दुनिया में चौथा स्थान रखता है। और भारत की जो एनर्जी की सिक्योरिटी रही है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि भारत जो है लार्जली ड्यू टू द लो शेयर ऑफ नेचुरल गैस, भारत में नेचुरल गैस का शेयर कम रहा है पावर प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और वेल डाइवर्सिफाइड है। अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने कोल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इसी तरीके से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, भारत सभी दिशा में उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोफाइल है वो बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है और इसमें इंप्रूवमेंट की दिशा भी है। फिर अगर हम बात करें कि भारत के ही प्रयासों के चलते जो 2015 में जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था उसमें सोलर अलायंस बनाया गया था, तो इसने भी एक महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले किया है। और भारत में थर्मल पावर प्लांट जो एक्सपेंशन है वो अब कंसिडरेबली जो है
कम हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। और इस दिशा को बनाए रखने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन और इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट रिसर्च की जो है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च की आवश्यकता है, और ताकि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज जो है डेवलप की जा सके और इस मोमेंटम को बनाए रखा जा सके वैश्विक स्तर पर और भारत के लिए भी। तो ये हमारा वीडियो रहा। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।